A very good morning, students. My name is Shubhangi. As we are doing the revision of social science, and recently we have finished civics chapter number 6, that is understanding media. And today we are going to start a new chapter, which is of history, that is chapter number 6, town traders and craftsperson. So, students, let's start. जैसे कि चैप्टर के नेम से हमें पता लग रहा है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन कि इसमें हम टाउन्स जो शहर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स आपको पता ही है कि एक जगह से जो दूसरी जगह अपने सामान की जो ट्रेडिंग करते हैं उनको ट्रेडर्स बोलते हैं। और क्राफ्ट पर्सन जो कुछ क्राफ्ट की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि अगर कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है या फिर अगर कोई मूर्तियाँ बना रहा है, अगर कोई स्टैचूज बना रहा है, तो उनको हम क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं। So let's proceed towards the chapter. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend on what kind of town it was. A temple town, an administrative center, a commercial town, or a port town, to name just some possibilities. In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft production. इसमें ये बताया गया है अगर कोई ट्रैवलर मेडिवियल टाउन में विजिट करेगा, अगर वो कोई ट्रैवलर, कोई घूमने वाला व्यक्ति मेडिवियल टाउन में जाएगा, विजिट करना चाहेगा, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है एक टाउन से? या तो वो उस टाउन में बहुत ही फेमस कोई टेम्पल हो, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर होना चाहिए, जो सिटी वो होनी चाहिए वो कमर्शियल टाउन होना चाहिए, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कुछ फेमस मार्केट्स हो, या फिर वो पोर्ट टाउन होना चाहिए। तो ये सब पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं कि एक टाउन की सेवरल फंक्शंस होने चाहिए। और कुछ टाउन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो बताए गए हैं कि एक टाउन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए एक विजिटर को वहाँ घूमने के लिए। तो कुछ टाउन्स ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें एक ही जगह देखने को मिल जाती हैं। तो जैसे कि नीचे आपके जो मैप दे रखा है ये, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स बताए गए हैं जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे ट्रेड के। You read about the Chola dynasty in chapter 2. Let's travel in our imagination to Thanjavur, the capital of the Cholas, as it was 1,000 years ago. The perennial river Kaveri flows near this beautiful town. One hears the bells of the Rajarajeshwara temple built by the king Rajaraja Chola. The townspeople are all praised for its architect Kunjaraja Mallan Rajaraja Peruntha Chachan, who was proudly carved his name on the temple walls. Inside is a massive Shiva Linga. Beside the temple there are palaces with manapads or pavilions. Kings hold courts in these manapads, issuing orders to their subordinates. There are also barracks for the army. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में ये बताया गया है अभी तक कि सेकंड चैप्टर में जो आपने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, तो अगर हम अपनी इमेजिनेशन में उसको ट्रैवल करेंगे तो जो चोलास की कैपिटल थी थंजावुर में हजारों साल पहले, तो वहाँ पे जो रिवर कावेरी थी वो फ्लो करती थी उस टाउन में। ये बहुत ही खूबसूरत शहर था, वहाँ पे वो रिवर कावेरी फ्लो करती थी, वहाँ से बहती थी। और वहाँ पे जो राजा राजेश्वरा टेम्पल था उसकी घंटियां भी सुनाई देती थी। जो बनाया गया था वहाँ के जो किंग थे राजा राजा चोला, उन्होंने वो टेम्पल वहाँ पे बनाया था। जो वहाँ के लोग थे वो उसकी बहुत तारीफ करते थे, जो वहाँ का आर्किटेक्ट था जिन्होंने वो बिल्ड किया था। और उनका नाम जो टेम्पल की वॉल्स है वहाँ पे उनका लिखा भी गया है। उस टेम्पल के अंदर बहुत ही बड़ा शिवलिंग है। और उस टेम्पल के साथ उस टेम्पल के साथ ही बहुत सारे पैलेसेस बनाए गए हैं जहाँ पे मनपस और पवेलियंस बनाए गए थे, जहाँ पे जो राजा थे ना वो अपने कोर्ट, मतलब जो सभा होती है वो वहाँ पे रखते थे, वो वहाँ पे उन सभा को बुलाते थे। और जो उनके सबॉर्डिनेट्स थे, मतलब जो उनके साथ काम करते थे, उनको वो ऑर्डर्स इशू करते थे वहाँ पे। और वहाँ पे जो उनकी आर्मी के बैरक्स थे, मतलब जो उनकी आर्मी का सामान रखने का जो जगह थी ना, उनको बैरक्स बोला जाता है, मतलब जो भी उनके हथियार या जो शस्त्र वहाँ रखे जाते थे, तो वो भी वहीं पे था। The town is bustling with markets selling grain, spices, clothes, and jewelry. Water supply for the town came from wells and tanks. The Salia weavers of Thanjavur and the nearby town of Urayur are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival, fine cotton for the king and nobility,
and coarse cotton for the masses. Some distance away at Swami Malai, the Sthapits or sculptors are making exquisite bronze idols and tall ornament bell metal lamps. सो इसमें बताया गया कि इस टाउन में मतलब जो मार्केट थी बहुत ही चहल पहल रहती थी उस मार्केट में। वहाँ पे जो लोग थे जो मतलब शॉपकीपर्स थे वो ग्रेन है स्पाइसेस हैं वो और जो कपड़े हैं ज्वेलरी सेल करते थे और वहाँ पे जो वाटर की सप्लाई उस टाउन के अंदर वो कुएं से आती थी। जो तंजावुर के जो कपड़े बुनते थे या कपड़े सिलते थे वो लोग वहाँ पे उस मार्केट में बहुत ही ज्यादा बिजी रहते थे उनकी प्रोडक्शन में कपड़ों की प्रोडक्शन में झंडों के लिए जो भी वो टेम्पल फेस्टिवल के लिए यूज होते थे। और जो फाइन कॉटन होती थी वो राजा के लिए यूज करी जाती थी और नोबिलिटी के लिए यूज करी जाती थी। और जो कोर्स कॉटन थी मतलब जो थोड़ी सी कम फाइन होती थी कॉटन वो बाकी जो पब्लिक होती थी उनको दी जाती थी। जो राजा और नोबिलिटी थे उनके लिए फाइन कॉटन के फ्लैग्स बनाए जाते थे। जो वहाँ की जनता थी उनके लिए थोड़े जो कम फाइन कॉटन होती थी उसके फ्लैग्स बनाए जाते थे। और थोड़ी ही दूरी पर स्वामी मिलाई पर स्थापित और जो स्कल्प्टर्स थे उनका बहुत ही ज्यादा काम होता था। बहुत ही बड़े आइडल्स बनाए जाते थे और ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे बेल मेटल लैम्प्स बनाए जाते थे वहां पे। ये सब बताया गया है चोला डायनेस्टी के बारे में। जो तंजावुर था ना जो चोला की कैपिटल थी ये उसके बारे में बताया गया है उस टाउन के बारे में बताया गया है कि वहां पे क्या क्या देखने को मिलता था उस टाइम पे। Temple towns and pilgrimage centers. Thanjavur is also an example of a temple town. Temple town represent a very important pattern of urbanization. The process by which cities develop, temples were often central to the economy and society. Rulers built temples to demonstrate their devotion to various deities. They also endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrimages and priests, and celebrate festivals. Pilgrims who flocked to the temple also made donations. जो तंजावुर है वो एक टेम्पल टाउन का भी एग्जाम्पल है कि मतलब जो वहाँ पे टेम्पल की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस थी और वहाँ पे जो टेम्पल की जो जो रोल था वो बहुत ही ज्यादा अहम था इकोनॉमी पे और उनकी सोसाइटी पे। मतलब सोसाइटी पे और इकोनॉमी पे टेम्पल्स का बहुत ही बड़ा रोल था। जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए हुए थे और जो वहाँ के रूलर्स थे टेम्पल्स के लिए वो लैंड और मनी प्रोवाइड करवाते थे ताकि वो जो भी बड़े लेवल पे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं वो उनको इजीली परफॉर्म कर सके। और जो वहाँ पे श्रद्धालु हैं वो मंदिर में इकट्ठा होते थे भगवान की पूजा करने के लिए और डोनेशंस भी देके जाते थे। ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसमें बताया गया है कि जो ब्रॉन्ज बेल मेटल है और लॉस्ट टेक्निक के बारे में आपको सब बताया गया है। जो ब्रॉन्ज होता है ना वो कॉपर और टिन को मिला के बनता है। और जो ये मेटल होता है ना जब इसको हम हल्का सा बजाते हैं तो इसमें से एक घंटी की साउंड सुनाई देती है। और चैप्टर 2 में आप पढ़ के आए होगे कि जो उनके जो स्टैचूज होते थे ना वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनते थे। सबसे पहले क्या होता है एक इमेज बना ली जाती है वैक्स से और फिर उसको क्या करते हैं क्ले से कवर कर देते हैं और उसे सूखने देते हैं। फिर उसके बाद उसको हीट कर देते हैं और एक छोटा सा होल कर देते हैं उस क्ले के मोल्ड में ताकि जो वैक्स है वो बाहर निकल जाए। और उस क्ले के मोल्ड के अंदर उसी होल के थ्रू मेटल को पिघला के डाल देते हैं और फिर उसे ठंडा होने देते हैं। जब तक वो सॉलिड ही नहीं हो जाता तब तक उसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल जब वो सॉलिड हो जाता है तब हम उसका जो क्ले का मोल्ड है उसे बहुत ही केयरफुली बहुत ही सावधानी से निकालते हैं और हमारा जो स्टैच्यू होता है वो बन के तैयार हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू थिंक वर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक। इस टेक्निक को यूज करने के क्या एडवांटेजेस हैं। तो आप इसको सोचना कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो हम आगे प्रोसीड करते हैं। टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। Gradually, a large number of priests, workers, artisans, traders, etc., settled near the temple to cater to its need and those of the pilgrims. Thus grew temple towns. Towns emerged around temples such as those of Bilaswamin, Bhilsa, and Vidisha in Madhya Pradesh, and Somnath in Gujarat. Other important temples town included Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu and Tirupati in Andhra Pradesh.
तो इसमें बताया गया कि जो टेम्पल अथॉरिटीज होते हैं ना, वो अपनी वेल्थ को यूज करते हैं फाइनेंस करने के लिए। या तो ट्रेडिंग में वो फाइनेंस कर देते हैं अपना पैसा, या वो बैंक में फाइनेंस कर देते हैं, मतलब वो अपना इन्वेस्ट करते हैं जो पैसा। ठीक है, वो या तो वो ट्रेडिंग में कर देते हैं या वो बैंक बैंक में डाल देते हैं वो पैसा। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ जो प्रीस्ट थे, वर्कर्स थे, आर्टिशियंस थे, ट्रेडर्स थे, एक्सेट्रा, वो इंक्रीज होने शुरू हुए। और वो टेम्पल के पास ही सेटल होते गए, ताकि वो उन लोगों की, जो उन वहाँ के पिलग्रिम्स हैं ना, उनकी वो देखभाल कर सके। सो ऐसे ही टेम्पल टाउन्स का जन्म हुआ, ऐसे ही टेम्पल टाउन्स बढ़ते गए। ऐसे ही जो टाउन्स हैं टेम्पल के पास बढ़ते गए, उनमें से कुछ है बिलासवामिन में, बिलासा और विदिशा मध्य प्रदेश में, सोमनाथ गुजरात में, और भी बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, कांचीपुरम है मदुरई में तमिलनाडु में, और तिरुपति आंध्र प्रदेश में। ये उन टाउन्स के नाम है जो धीरे धीरे टेम्पल के पास बनते गए। Pilgrimage centers also slowly developed into townships. Vrindavan, Uttar Pradesh, and Tiruvannamalai, Tamil Nadu, are examples of two such towns. Ajmer, Rajasthan was capital of Chauhan kings in the 12th century and later became the Suba headquarters under the Mughals. It provides an excellent example of religious coexistence. तो इसमें बताया गया है कि जो पिलग्रिमेज थे, मतलब जो टेम्पल्स थे, वो सेंटर बन गए थे धीरे धीरे उन टाउन्स का। जैसे जैसे वो डेवलप होते रहे, तो वो उनका एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे उन टाउन्स की। उत्तर प्रदेश में आपने वृंदावन का नाम सुना होगा, और तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई। ये दो एग्जाम्पल है उन टाउन्स के। 12th सेंचुरी में जो अजमेर राजस्थान था, वो कैपिटल था चौहान किंग्स का, और उसके बाद वो मुगल्स के अंडर सूबा हेडक्वार्टर बन गया था, जिसमें रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस को बहुत ही ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल है। रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस का मतलब जो धर्म की एग्जिस्टेंस का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, celebrated Sufi saint, see also chapter number 8, who settled there in the 12th century, attracted devotees from all creeds. Near Ajmer is a lake Pushkar which has attracted pilgrims from ancient times. सो जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, वो बहुत ही बड़े सूफी सेंट थे। हम चैप्टर नंबर 8 में भी उनके बारे में पढ़कर आए हैं, और वो 12th सेंचुरी में सेटल्ड हुए थे वहाँ पे जाके। हर धर्म के जो भक्त थे उनको अट्रैक्ट किया था। जो भी उनके बिलीफ थे, जो भी उनकी टीचिंग्स थी, जो भी श्रद्धालु थे, वो उनकी टीचिंग से अट्रैक्ट हुए थे। और अजमेर के पास एक लेक है पुष्कर, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एशियन टाइम से। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू ओनली टिल हेयर। और इस चैप्टर में हमने इतना पढ़ा है कि जो टाउन्स हैं वो कैसे डेवलप हुए, धीरे धीरे जो टेम्पल्स हैं वो कैसे डेवलप हुए, और उन टेम्पल्स में, और कैसे जो टेम्पल्स की वजह से जो टाउन्स हैं उनके पास बनते गए टेम्पल्स के पास, और जो टेम्पल्स हैं वो उन टाउन का एक सेंटर पार्ट बन चुका है। और आज वो टाउन्स उन टेम्पल्स की वजह से फेमस है। तो अभी तक हमने इसके बारे में इतना पढ़ा है। कल हम अपनी नई हेडिंग शुरू करेंगे, नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे।